नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में और उसकी इकाई संख्या 1 को हम लोग बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 की इकाई संख्या 1 के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। तो आज की वीडियो के माध्यम से पेपर नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। पेपर 2 आपने अध्ययन कर ही लिया था। शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 में दोस्तों बीए के 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में, जिसको हिंदी में शैक्षिक मूल्यांकन कहा जाता है। तो इसके दोस्तों इकाई संख्या 1 में मापन, मूल्यांकन, आकलन के बारे में, सतत शिक्षा और व्यापक शिक्षा के बारे में आपको विस्तार से जानना होता है। बेसिकली अगर देखें तो 5 चैप्टर आपको इकाई संख्या 1 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस आपको बताएंगे, फिर उसके बाद में क्या क्या पढ़ना है किस किस यूनिट में, फिर उसके बाद में इकाई संख्या 1 में इन पांचों चैप्टर पर फोकस करने का प्रयास रहेगा। यानी पांचों चैप्टर को एक ही वीडियो के माध्यम से यूनिट नंबर 1 में ही यानी पूरी की पूरी इकाई संख्या 1 को कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा। चैप्टर 1 यहाँ पर इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि चैप्टर 1 की वीडियोस आप ज्यादा देखते हैं। इसमें मापन, मूल्यांकन, आकलन क्या होता है, उन सभी की विशेषताओं को लेकर के, तीनों में डिफरेंस, तीनों का संबंध क्या होता है और सतत और व्यापक शिक्षा के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ में लास्ट में आपके लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार किया गया है इस यूनिट के, यानी पांचों चैप्टर से आपके जो है एमसीक्यूज 20 तैयार किए गए हैं। ये 20 एमसीक्यूज दोस्तों जो होंगे वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और लिखित टाइप की परीक्षा के लिए तो पूरी क्लास ही आपके लिए परफेक्ट है। यानी परीक्षा चाहे आपकी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप की हो और चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो, दोनों के लिए बेहतर कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स तैयार किया गया है सरल भाषा में। आइए एक एक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, आप खुद ही जान पाएंगे कि क्या चीजें होती। 2027, 28, 29 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप बीए के 5th सेमेस्टर में होते हैं तो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो एक एक चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब दोस्तों ये न्यू सिलेबस आपके समक्ष हाजिर है, जिसमें आप तमाम चीजों को देखेंगे। बीए तृतीय वर्ष का 5म सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का पहला पेपर शैक्षिक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। 2027, 28, 29, 30 सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा यह सिलेबस। अब एक एक सिलेबस में 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है, ठीक है। अब प्रत्येक यूनिट में क्या क्या शामिल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इकाई संख्या 1 में दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है मूल्यांकन की जो मूल्य बातें होती है, मूल बातें नहीं, बेसिक जो एक प्रकार से बातें होती है उसके बारे में अध्ययन करना है। जैसे कि मूल्यांकन किसे कहते हैं, मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है, चाहे मूल्यांकन, मापन, इन सभी का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, अंतर, सब कुछ आपको समझने को मिलेगा। भौतिक बनाम मनोवैज्ञानिक मापन क्या होता है इसको भी देखेंगे। और निरंतर और व्यापक शिक्षा, जिसको आप निरंतर को ही सतत शिक्षा कहते हैं, सतत शिक्षा लिखना बेटर होगा। सतत और व्यापक शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य और विभिन्न आयाम, इन सभी चीजों को हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे इकाई संख्या 1 में। यानी आज की वीडियो के माध्यम से इकाई संख्या 1 को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी इकाई में दोस्तों मानक यानी नॉर्म्स क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी मानक का अर्थ और महत्व, परिभाषा, सब कुछ देखेंगे। फिर इसके बाद में अंक बनाम श्रेणी यानी ग्रेडिंग जो सिस्टम होता है वो क्या है, और जो मार्क वाली प्रणाली होती है, अंक वाली, वो क्या होती है, क्रेडिट प्रणाली क्या होती है, तीनों की तुलना करेंगे। सब कुछ बारीकी के साथ इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इसमें और भी जो चैप्टर्स होंगे उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ उपलब्धि परीक्षण तीसरी इकाई में आपको देखना होता है दोस्तों। किसमें, इकाई नंबर 3 में उपलब्धि परीक्षण, जिसको अचीवमेंट टेस्ट कहा जाता है। ये क्या होता है, इसका अर्थ, इसका उद्देश्य, इसकी परिभाषा और कितने प्रकार का होता है अचीवमेंट टेस्ट, इसको हम बारीकी के साथ इकाई संख्या 3 में देखेंगे। विषयगत बनाम वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में समझेंगे। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं को भी हम बहुत ही बारीकी के साथ इसमें समझेंगे। इसके अलावा इकाई 4 की अगर बात की जाए मित्रों, तो इकाई 4 में बुद्धि का मापन यानी इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करेंगे। बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि का अर्थ, प्रकार, परिभाषा, सब कुछ देखेंगे। भावात्मक बुद्धि की संकल्पना को समझेंगे। बुद्धि का मापन की जो तमाम सारी विधियां हैं, खास करके मौखिक विधि, गैर मौखिक विधि, व्यक्तिगत विधि या ऐसे ही आपकी समूह परीक्षण विधि, तमाम प्रकार की बुद्धि को मापन की विधियां हैं, उन सभी विधियों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे इकाई नंबर 4 में। अब इकाई नंबर दोस्तों 5 के बारे में हम देखते हैं। इकाई नंबर 5 में हम लोगों को पढ़ना है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी क्या होती है। व्यक्तित्व का अर्थ और प्रकार को समझेंगे। व्यक्तित्व किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, विशेषताएं को देखेंगे।
इसके बाद व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है, तमाम सारे सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इसको लेकर के व्यक्तित्व सूची के आधार पर मूल्यांकन होता है या तो प्रक्षेपी टेक्निक जो होता है प्रोजेक्टिव मेथड उसके द्वारा होता है। प्रक्षेपी टेक्निक में जैसे टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण, सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण, ऐसे हरमन रोसा का जो व्यक्तित्व परीक्षण है वो, ऐसे तमाम प्रकार के व्यक्तित्व परीक्षण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इकाई नंबर 6 में दोस्तों व्यक्तित्व का मूल्यांकन यानी असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में आपको पढ़ना होता है। व्यक्तित्व की सूचियां क्या और प्रक्षेपी टेक्निक क्या है, इसके बारे में विस्तार से कई सारी प्रक्षेपी टेक्निक्स होती हैं, उनको विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इकाई संख्या 7 में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या पढ़ना है, इकाई संख्या 5 में दोस्तों इकाई संख्या 7, 8 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होता है, यहीं पर देखने का प्रयास करेंगे। इकाई संख्या आपको दोस्तों ये हो जाएगा। इसके बाद में असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर एटीट्यूड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इकाई संख्या मतलब इकाई 6 में क्या पढ़ना है आपको, पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना, व्हाट इज पर्सनालिटी, टाइप ऑफ पर्सनालिटी और थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है इकाई 6 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके अंदर इकाई 7 में आपको असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, तो यही चीजें इसमें पढ़ लेनी, तो थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभिरुचि एटीट्यूड, अभिरुचि क्या है, अर्थ प्रकार विशेषताएं, अभिरुचि की विशेषताएं, अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड का मापन और विधियां समझना है। ठीक है, और व्हाट इज एप्टीट्यूड का मूल्यांकन फिर देखेंगे, अभिरुचि का परीक्षण की तमाम सारी विधियां, अभिरुचि परीक्षण के निर्माण के सिद्धांत, इन सभी चीजों को आपको विस्तार से समझना है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस शिक्षा शास्त्र का। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है। तो ये सारे सिलेबस, इन सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स आपको, हर एक यूनिट के पीडीएफ नोट, जैसे इकाई संख्या 1 का पीडीएफ नोट्स आपको देख लीजिए, फिर उसी के आधार पर आपको तमाम सारा पीडीएफ नोट्स मिलेगा। जैसे इकाई संख्या 1 का पीडीएफ नोट देखिए, जैसे कि परिभाषा में टाइलर की, क्रोनबाग की, ग्लेडवेल की परिभाषा, फिर विशेषताएं, संकल्पना, प्रकृति, इन सब चीजों को, मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का परिणाम, महत्व, मूल्यांकन का क्षेत्र, ये सब समझना है। मूल्य और कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको चीजें समझाई जाएगी। ये आपका जो है पूरा का पूरा जो है कंटेंट तैयार किया गया है, ये सब आपको मिल जाएगा दोस्तों। ऐसे ही हर एक यूनिट का नोट्स तैयार किया गया है। तो ये सारा नोट्स आपको प्राप्त करने के लिए आपको जुड़ना होगा हमसे, पीडीएफ प्राप्त करनी होगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है सभी सब्जेक्ट की। बीए के 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की फीस मात्र 100 रुपए में है। 2 मेजर सब्जेक्ट आपके होते हैं। ठीक है, और एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, जैसे शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों की तैयारी, सभी यूनिट के नोट्स आपके पेपर 1 पेपर 2 के दोनों के 8-8 यूनिट के नोट्स, साथ ही साथ में अच्छा उसमें आपको क्या पढ़ना है, शैक्षिक सांख्यिकी पढ़ना पेपर 2 में। ऐसे शिक्षा शास्त्र के साथ आपका समाज शास्त्र है, ज्योग्राफी है या फिर हिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट, हिंदी है, संस्कृत है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसका भी पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स मिलेंगे। तो यानी कि 4 पेपर की तैयारी ये, और प्लस में एक आपका होता है को करिकुलर का, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जिसमें आपको को करिकुलर वाली जो परीक्षाएं होती है, अनिवार्य पेपर जो होता है, उसकी पूरी तैयारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यानी 5 पेपर की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए हो रही है। कैसे जुड़ना है, करना क्या है आपको, जैसे आप जो है जुड़ना है तो आप 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। जैसे इस नंबर पर एसएमएस करेंगे 99 84 039 139 पर, क्या एसएमएस कर देना है, आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है दोस्तों, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर का फीस मात्र 100 रुपए रखा गया है। फीस कैसे जमा करनी है, इसका बहुत ही सरल प्रोसेस है। जैसे आप एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी आप पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। 5th सेमेस्टर का उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आप फीस जमा करते तो स्कैनर पर, जैसे गूगल के पे, फोन पे के माध्यम से आप फीस जमा कर दीजिएगा। जैसे आप फीस जमा करेंगे, ठीक है, ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपके घर में चलाता है, आपके आसपास चलाता है, उससे आप फीस जमा करवा करके बस स्क्रीनशॉट उसका भेजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। वहीं पर जैसे कोई भी लाइव क्लास होगी तो उसका लिंक भी ग्रुप में ही आता रहता है, पहले से नोटिफिकेशन मिल जाती है आपको। साथ ही साथ में पिछले जो क्लास की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाती है। ये सब चीजें आपको मिलेगी। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात है इस ग्रुप में जुड़ने का, पीडीएफ प्राप्त करने का, कि आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी यूनिट का हैंड रिटन। आपकी बार बढ़िया तरीके से नोट्स तैयार किया जा रहा है, सभी यूनिट के नोट्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पर क्या तैयारी है कि हर एक यूनिट का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, हर एक यूनिट के नीचे आंसर शीट के साथ। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर मिल जा रहा है। इसके अलावा आपको जो है मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास,
सब कुछ चीजें मिल रही है। को करिकुलर का अलग से तैयारी, कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट को करिकुलर की, पिछले साल के आंसर शीट के साथ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, विभिन्न विश्वविद्यालय का सोल्यूशन, सब कुछ मिलता जा रहा है। इसको आपको अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर आपको पांचवा, चूंकि आपका 6 सेमेस्टर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा बीए, तो 5th एंड 6th का इकट्ठा अगर जो बच्चा फीस जमा करता है उसकी फीस, यानी एक साथ अगर आप दो सेमेस्टर का फीस जमा करते हैं, एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, 2 सेमेस्टर की फीस 200 रुपए होती है। लेकिन जब आप इकट्ठा फीस जमा करते हैं 200 रुपए आपका नहीं लगता है, केवल 150 रुपए फीस में पूरा 5th सेमेस्टर और पूरा 6th सेमेस्टर आप पढ़ेंगे। तो 150 रुपए जो बच्चा फीस जमा करता है उसमें आप क्या पढ़ेंगे, पूरा 5वां सेमेस्टर, पूरा 6वां सेमेस्टर केवल 150 रुपए फीस में आपका हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेटर है। आप 2 सेमेस्टर एक साथ फीस जमा करने पर 50 रुपए की छूट है। आप इसको क्यों खरीदें, हमारा कोर्स आप क्यों लें? इसके पीछे लॉजिक ये है, जैसे आप एक मार्केट में जाते हैं तो सीरीज खरीदते हैं, तो एक पेपर की सीरीज 60 रुपए की आती है, तो 5 पेपर की तैयारी के लिए 5 सीरीज आपको लेनी पड़ेगी। कम से कम आपका 300 रुपए खर्च हो जाते हैं आपके, ठीक है। लेकिन यहाँ 300 रुपए आपके खर्च नहीं होंगे, केवल 100 रुपए में 5th सेमेस्टर का आपको मिल जा रहा है। और अगर 2 सेमेस्टर का लेंगे सीरीज तो 600 रुपए आप खर्च करते हैं, तो आपका 450 रुपए की बचत होती है। केवल 150 रुपए आप खर्च कीजिए और दोनों सेमेस्टर का 5th एंड 6th दोनों सेमेस्टर के आपके नोट्स मिलेंगे। 1 साल तक इसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे। कोई भी जानकारी चाहिए होगी, आगे के लिए प्लानिंग करनी होगी, तो आप हमसे जानकारी लेते रहिएगा, तो उसमें मैं आपको जानकारी भी देता रहूंगा। आपको डायरेक्टली हमसे जुड़ने का मौका मिल रहा है, ये अब आपके लिए बड़े फायदेमंद चीजें हैं। आपके किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सोहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया, एमजे प्यारू बरेली, रोहिलखंड मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका और भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, या आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों की तैयारी आपको हो जाती है यहीं पर जब आप हमसे जुड़ जाते हैं तो, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका सिलेबस यही, तो आपको सब कुछ यहाँ पर तैयारी करने के लिए पूरी तैयारी हो जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को बताने का प्रयास रहेगा। अब इकाई संख्या दोस्तों 1 के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इकाई संख्या 1 के बारे में विस्तार से आपको जानने का प्रयास। देखिए पेपर 1 की अगर बात की तो इसमें आपको मूल्यांकन, मापन और आकलन तीनों के बारे में सब कुछ हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। मूल्यांकन क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही बारीकी के साथ हम चीजों को बढ़ा रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले हम मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब मूल्यांकन क्या होता है आइए देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मूल्यांकन का अर्थ किसी विद्यार्थी, शिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, विद्यालय, शिक्षक, शैक्षिक विधियों आदि के गुण और दोष दोनों का निर्धारण करने की जो सुनियोजित प्रक्रिया होती है, प्री प्लान प्रक्रिया होती है, उसको मूल्यांकन कहा जाता है दोस्तों। एवोल्यूशन इसको शॉर्ट मतलब अंग्रेजी में एवोल्यूशन कहते हैं। यानी किसी विद्यार्थी का या किसी शिक्षण कार्यक्रम का या किसी सिलेबस का या विद्यालय शिक्षक का, शैक्षिक विधियों का, अगर किसी जो है इसका गुण क्या है, क्वालिटी क्या है और इसका दोष क्या है, दोनों को निर्धारित करने की जो एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी पूरी प्रक्रिया, उसी को मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्य का अंकन करना। अब कार्यक्रम, शिक्षण कार्यक्रम का अंकन करना हो गया, किसी विद्यार्थी का आंकना हो गया, किसी सिलेबस का आकलन करना हो गया, विद्यालय का आकलन करना, विद्यालय कैसा है, उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है, इसी जो है गुण और दोष निकालने की प्रक्रिया का नाम आकलन होता है, मूल्य अंकन करना होता है, ठीक है। उसके मूल्य का, उसके वैल्यू को आंकना ही मूल्यांकन कहलाता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मूल्यांकन गुणात्मक प्रक्रिया है, यानी एक क्वालिटी को बताता है। इसका मुख्य बल निर्णय यानी जजमेंट पर होता है। यह केवल अंकों तक सीमित नहीं होता है कि भाई कोई चीज कितना है, बल्कि समग्र विकास पर ध्यान देता है। यह सुधार तथा प्रगति के लिए प्रेरित करता है कि आप में ये कमियां हैं, आप इन कमियों को दूर कीजिए। यह भी आपका मूल्यांकन बता देता है। मूल्यांकन की परिभाषा हम समझने का प्रयास करते हैं, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को समझेंगे और आपका क्लियर होगा। जैसे R.W. टायलर कहते हैं कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक पहुंची हुई है। यानी कि जो हमने निर्धारित किया था, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा
हम यह निर्धारित कर पाते कि शैक्षिक उद्देश्य जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य था उसकी प्राप्ति कहाँ तक सफल हुई है। शिक्षा की जो उद्देश्य की प्राप्ति थी, जो शैक्षिक उद्देश्य हमारा था, वह सफल रहा या असफल रहा, इसकी सीमा तय करती है। यानी किस किस सीमा तक पहुंचा, यानी कितना सफल रहा कितना असफल रहा, ये मूल्यांकन पता करता है। क्रोनबाक नाम के विद्वान है एल.जे. क्रोनबाक। भाई साहब कहते हैं ये कि मूल्यांकन का तात्पर्य निर्णय देने की एक प्रक्रिया से है, ऐसी प्रक्रिया जो निर्णय देती है, ठीक है, जिसके द्वारा होता क्या है, किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का या कोई कार्य हो, किसी व्यक्ति वस्तु या कार्य के मूल्यों का निर्धारण करना होता है, उसके वैल्यू का निर्धारण करना होता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जो निर्णय देती है किसके बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी कार्य के मूल्यों को डिसाइड करने में एक प्रकार से निर्णय देती है, ऐसी प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, ग्लेडबेल नाम के एक विद्वान है, पूरा नाम है आर.एम. ग्लेडबेल। ये कहते हैं कि मूल्यांकन सीखने की उपलब्धियों और शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णयात्मक एक एनालिसिस होता है, एक निर्णयात्मक विश्लेषण होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। जैसे कि संकल्पना को समझते हैं मूल्यांकन की। देखिए, मूल्यांकन एक व्यापक और समग्र प्रक्रिया है जिसमें किसी शैक्षिक गतिविधि, कार्यक्रम या व्यक्ति के मूल्य, उपयोगिता, गुणवत्ता और प्रभावशीलता का निर्णय किया जाता है। यह केवल मापे गए आंकड़ों का विश्लेषण नहीं, बल्कि उन आंकड़ों के आधार पर उचित निर्णय देना होता है मूल्यांकन में। ठीक है, तो मूल्यांकन क्या होता है, एक व्यापक और समग्र प्रक्रिया जिसमें किसी शैक्षिक गतिविधि, कार्यक्रम या व्यक्ति के मूल्य, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इन सभी का निर्णय किया जाता है। केवल मापे गए आंकड़ों का विश्लेषण नहीं करता है ये। ठीक है, आंकड़ों को मापना मापन कहलाता है, आंकड़ों का विश्लेषण करना आपका जो है वो क्या नाम है, आकलन कहलाता है। लेकिन मूल्यांकन जो होता है उनका अंतिम निर्णय देता है। ठीक है, अभी जब तीनों का हम जो है जोड़ करके पढ़ेंगे, मापन, मूल्यांकन और जो है आकलन के बारे में, तो और क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसकी प्रकृति को समझेंगे थोड़ा सा और स्पष्ट होगा। मूल्यांकन की प्रकृति, नेचर क्या है, नेचर ऑफ एवोल्यूशन। ये पहली बात निर्णयात्मक एक प्रक्रिया है, इसमें मूल्य का निर्णय किया जाता है। दूसरी बात है ये गुणात्मक प्रकृति इसकी होती है। इसकी प्रकृति कैसी, गुणात्मक प्रकृति, ये क्वालिटी बताती है, यानी यह केवल संख्या तक सीमित नहीं है। इसे मापन केवल क्वांटिटी को बताता है, संख्या बताता है, जबकि मूल्यांकन जो होता है गुण और दोष का एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। तीसरी बात व्यापक और समग्र प्रकृति है इसकी, यह बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक सभी पक्षों को सम्मिलित करके तब निर्णय देता है किसी मुद्दे पर। ठीक है, चौथी प्रकृति यह है कि सतत और गतिशीलता, यानी यह समय समय पर की जाती है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे कक्षा 2 के बालक का मूल्यांकन किया गया, फिर कक्षा 10 में पहुंचा तो क्या हासिल किया, फिर उसका मूल्यांकन किया गया। उद्देश्य परक तथा व्यक्तिनिष्ठ दोनों होता है ये। इसमें वैज्ञानिक विधियों के साथ साथ निर्णय भी शामिल होता है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है और उसके साथ साथ निर्णय भी लास्ट में दिया जाता है। इसकी प्रकृति मूल्यांकन की ऐसी होती है, सुधारमुखी, यानी यह सुधार और विकास की दिशा दिखाती है कि आप इन इन चीजों में सुधार कर लेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बीए करिकुलर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर चैनल पर को करिकुलर के से संबंधित तमाम सारे लेक्चर्स आपको मिलते रहते हैं, जिसमें एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल एविडेंस को मैंने खूब अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अब मूल्यांकन की विशेषताओं को फोकस करेंगे। मूल्यांकन की विशेषताएं हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं, थोड़ा सा विस्तार से इन चीजों को समझते हैं। देखिए, पहली विशेषता है दोस्तों लक्ष्य निर्धारण, यानी आप पूर्व निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। पहली विशेषता क्या है, ये पहले से डिसाइड होता है शैक्षिक लक्ष्य और उन्हीं लक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन करके उन लक्ष्यों को देखा जाता है कि भाई ये लक्ष्य तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। दूसरी बात सतत प्रक्रिया है, यानी कि यह एक बार की क्रिया नहीं होती है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, हमेशा मूल्यांकन होता रहता है। तीसरी बात है व्यापकता, यानी यह संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगतिक और क्रियात्मक सभी क्षेत्रों को शामिल करता है अपने आप में और मूल्य का अंकन करता है। इसके साथ साथ दोस्तों वैज्ञानिकता इसमें होती है, यानी कि यह वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, निष्पक्ष और व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिकल और तर्कसंगत तरीकों से कोई भी निर्णय देता है। इसके अलावा निर्णयात्मक प्रकृति है इसकी, यह केवल आंकड़े नहीं देता है बल्कि उन आंकड़ों के आधार पर उचित निर्णय लेने में सहायता भी देता है कि भाई आप ये आंकड़ा है और इसका निर्णय क्या सही होगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, यह सब भी बता देता है। छठी बात सुधारात्मक दृष्टिकोण, यह शिक्षण अधिगम की कमियों को दूर करने और सुधार करने का मार्ग बताता है। कौन, यही, ठीक है, कौन, मूल्यांकन। ठीक है,
अब मूल्यांकन का उद्देश्य हम समझ लेते हैं कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धियों का निर्णय करना। दूसरा उद्देश्य है शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता का पता लगाना। ठीक है, अधिगम माने होता सीखना, यानी कितना आपने सीखा और उसका क्या प्रभाव है उसका पता लगाने में भी जो होता है मूल्यांकन का ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों की जो शक्तियां होती हैं और विद्यार्थियों के पास जो कमजोरियां होती हैं, उनकी पावर्स और उनकी कमजोरी दोनों का पता लगाने में मूल्यांकन का ही सहारा लिया जाता है। इसके अलावा सुधारात्मक शिक्षण की योजना बनाना भी मूल्यांकन के द्वारा संभव होता है। और अगला उद्देश्य है भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से भी मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों की प्रगति का प्रमाण देने के लिए उद्देश्य से भी किया जाता है। इसके साथ साथ चयन, पदोन्नति और प्रमाण पत्र प्रदान करने में भी सहायता करता है कौन, ये जो अपना मूल्यांकन होता है। इस तरीके से मूल्यांकन के यह उद्देश्य और इधर विशेषताएं हमने देखी। अब मूल्यांकन के दोस्तों हम विषय क्षेत्र को समझते हैं कि मूल्यांकन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इसका विषय क्षेत्र समझते हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र देखिए दोस्तों, इसका शैक्षिक क्षेत्र में प्रयोग आजकल बहुत हो रहा है। जैसे विषय ज्ञान, समझ, विश्लेषण क्षमता आदि, ये शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन का काम होता है। भावात्मक क्षेत्र इसका है, जैसे रुचि, अभिरुचि, दृष्टिकोण, मूल्यबोध, इन सभी पर भी काम करता है ये। मनोगतिक क्षेत्र जैसे बुद्धि, स्मृति, कल्पना, रचनात्मकता, इन सभी पर भी काम करता है। और क्रियात्मक क्षेत्र जैसे कौशल, आपका स्किल डेवलपमेंट, कार्य की क्षमता का विकास, व्यवहार, आपकी आदतें, इन सभी को, यानी ये सब आपको शिक्षा में भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इसका जो क्षेत्र है बड़ा व्यापक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब इसका जो है आपने विषय क्षेत्र को समझ लिया, यहीं पर बगल में आपका मूल्यांकन के परिणाम और महत्व को समझते हैं। आखिरकार मूल्यांकन के द्वारा क्या परिणाम निकलता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। देखेंगे पहला महत्व, यह विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करता है कि जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो कितने पानी में है, वो कितना उस विद्यार्थी का आकलन कर लेता है कि भाई कितना कितना पढ़ रहा है, कितना मुराही कर रहा है और कितना जो है ये गुंडई कर रहा है, सब कुछ बता देता है मूल्यांकन। यह शिक्षण अधिगम यानी कि जो है कितना बच्चा पढ़ रहा है, अधिगम माने सीखना, कितना सीख रहा है, तो सीखने को अधिक प्रभावी और रोचक बना सकता है मूल्यांकन। इसके साथ साथ कमियों को दूर करके समग्र विकास यानी कि आपका पूरा विकास, हर क्षेत्र में विकास करने के लिए सहायता कर सकता है मूल्यांकन, इसलिए जरूरी है। इसके अलावा विद्यालय स्तर पर नीतिगत निर्णय लेने में भी मदद करता है मूल्यांकन आपका। इसके अलावा भविष्य की योजनाओं और मार्गदर्शन के लिए एक आधार भी प्रदान करता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा ही आप भविष्य की योजना बना सकते हैं कि भाई हमारा बच्चा अगर जो है किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो मूल्यांकन के द्वारा पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में आगे जा रहा है, तो उसके लिए प्लान बना करके उसका आगे मार्गदर्शन कर सकते हैं मूल्यांकन विधि के द्वारा ही। इसके साथ साथ समाज और राष्ट्र के लिए योग्य, कुशल और जिम्मेदार नागरिक तैयार करने में सहायता करता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा ही हर व्यक्ति की योग्यता को, उसकी कुशलता को और उसकी जिम्मेदारी को बताया जाता है, समझाया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों ये सब चीजें थी। अब महत्वपूर्ण नोट यह है कि मूल्यांकन केवल अंकों का निर्धारण नहीं करता, यह केवल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का साधन है। यानी अच्छा मूल्यांकन बराबर क्या होता है, बेहतर शिक्षण प्लस बेहतर अधिगम प्लस बेहतर भविष्य। ये आपको बताता है अच्छा मूल्यांकन जब हो जाता है आपका, तो आपका शिक्षण बेहतर होता है, आप अच्छे तरीके से सीखते हैं, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, सीखने में क्या कमी आ रही है इसको भी बताता है, और आप किस दिशा में जा सकते हैं, आपको भविष्य भी अच्छा होता है ये भी बता देता है। ये सब चीजें यहाँ पर क्लियर हुई। अब बीए तृतीय सेमेस्टर का पंचम सेमेस्टर में हम, अब दोस्तों आपने समझ लिया मूल्यांकन क्या होता है। अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, मापन किसे कहते हैं। चीजों को समझने का प्रयास किया, तो मूल्यांकन हो गया आपका, मापन अब समझते हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो एक चैप्टर आपका मैं पढ़ा करके भी निकल जाता आराम से, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब कुछ एक यूनिट को एक ही वीडियो में कवर कर दे, ताकि 3-4 चैप्टर डेली डेली वीडियोस ना लानी पड़े। ठीक है, जब अगली वीडियो आएगी तो यूनिट नंबर 2 की आएगी सीधे, या फिर मॉडल पेपर रिवीजन क्लास की वीडियो आएगी। ठीक है, आप बस आप सभी यूनिट का नोट्स प्राप्त कर लीजिए, आप पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, देखिए मापन क्या होता है, मापन का अर्थ देखिए, मेजरमेंट मापन को अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी किसी वस्तु, किसी गुण, क्षमता, व्यवहार या उपलब्धि की मात्रा यानी क्वांटिटी को निर्धारित करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। मापन क्वालिटी नहीं बताता, जैसे 1 लीटर दूध की क्वांटिटी बताता कि ये दूध, इतना दूध 1 लीटर है। जैसे इस डब्बे में कितना 1 लीटर पानी आएगा तो इसकी क्वांटिटी है, लेकिन इस डब्बे में जो पानी है उस पानी की क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी को मूल्यांकन बताता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, यानी कि इस पानी के डब्बे में कितना, एक प्रकार से कितना TDS का पानी है, क्या है इसमें, पानी में पानी की क्वालिटी कैसी है,
ठीक है, ये कौन बताता है? पानी की क्वालिटी को कौन बताता है दोस्तों? मूल्यांकन बताता है। लेकिन पानी कितना, एक डब्बे में कितना पानी आएगा, इसको मापता कौन है? तो 1 लीटर पानी आया तो 1 लीटर क्या है, ये मात्रा बता रहा, तो वो मापन हो जाता है। इसकी क्वालिटी बता देना, ये मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अर्थात मापन का उद्देश्य किसी विशेषता की कितनी मात्रा है इसको डिसाइड करता है, ना कि उसकी क्वालिटी को बताता है। मात्र मापन के बारे में, मापन केवल संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि मूल्यांकन आपने पढ़ा था कि मात्रात्मक नहीं बल्कि वो क्वांटिटी को नहीं, वो बल्कि क्वालिटी को बताता है, वो गुणात्मक होता है। या गुणात्मक नहीं, मात्रात्मक जानकारी देता है। मापन में मानक यानी स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है, यानी कुछ इकाइयां, जैसे कि जैसे लंबाई नापने के लिए मीटर का पैमाना, ठीक है आपका, वैसे दूध नापने के लिए लीटर का पैमाना, दूरी नापने के लिए आप देखते हैं मीटर हो ही गया आपका, ठीक है। ऐसे तमाम, ऊंचाई नापने के लिए सेंटीमीटर हो गया, ये सब चीजें। या वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और तुलनात्मक होता है, ये एकदम से सही सही फैक्ट जानकारी बताता है, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं होती है, पूर्णतः वैज्ञानिक होता है। परिभाषा समझेंगे, कुरो एंड कुरो, हस्बैंड वाइफ है दोनों लोग, ये कुरो एंड कुरो। ये कहते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की जो क्वालिटी होती है, विशेषताएं होती है, उस विशेषताओं को संख्याओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो मापन एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की विशेषताओं को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को संख्याओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। दूसरे विद्वान है टायलर। टायलर साहब कहते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी गुण या उपलब्धि की मात्रा को संख्याओं के रूप में डिसाइड किया जाता है, संख्याओं के रूप में निर्धारित किया जाता है। यानी किसी गुण या किसी उपलब्धि को आप, जैसे आप कितने 100 में से कितने नंबर पाए, आप 95 नंबर पा गए, तो 95 नंबर पाना जो होता है, ये एक प्रकार से मापन के द्वारा ही डिसाइड होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हुए भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 1 मिनट रुकेगा, थोड़ा सा मैं चेहरा अपना गोरा कर लूं, बहुत ज्यादा करिया आ रहा है। क्लियर? तो अब दोस्तों मापन की आपने 2 विद्वानों के अनुसार परिभाषा देखा। अब तीसरे विद्वान हैं सिडनी और बील। सिडनी और बील साहब कहते हैं कि मापन वह व्यवस्थित प्रक्रिया, यानी एक सिस्टमेटिकल प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, किसी गुण या किसी व्यवहार की मात्रा ज्ञात करी जाती है, यानी उसकी क्वांटिटी, और उस मात्रा को संख्यात्मक रूप दिया जाता है, यानी कोई मात्रा है, जैसे इतनी मात्रा इसमें इन्होंने प्राप्त करी। अब यह मात्रा 1 लीटर है, 1 लीटर क्या है, संख्यात्मक मान हो गया, उसका मात्रा कितनी है, एक जो है, एक बर्तन में पूरा दूध भरा हुआ है, तो ये दूध, ये पूरा कितनी मात्रा है इसकी, 1 लीटर की मात्रा, तो उसको संख्यात्मक मान देना, 1 लीटर हो गया। और कितनी मात्रा, यानी मात्रा क्या है, कितना है, इतने इतने में भरा हुआ है पूरा। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो जैसे लीटर में इसे मापना, तो मापन आप समझ गए। संकल्पना इसकी है दोस्तों ये कि मापन एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तथा मानकीकृत प्रक्रिया है। इसमें एक पैमाना होता है, उस पैमाने में किसी को मापा जाता है, एक सिस्टम से चीजें होती है और वैज्ञानिक तरीका होता है। इसमें किसी विशेषता की मात्रा को संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। मापन में मानकों, उपकरणों और परीक्षणों का उपयोग किया जाता है और प्राप्त परिणामों की तुलना भी करी जाती है। और ये बिल्कुल फैक्ट होता है और एकदम से ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें कोई वो नहीं होता है। जैसे प्रकृति, सबसे पहली बात इसका नेचर क्या है, मापन का नेचर ऑफ मेजरमेंट, वस्तुनिष्ठता, यानी कि मापन वस्तुनिष्ठ होता है, यानी इसमें कोई लाग लपेट की बात, कोई ऊंची खाली बात नहीं होती है कि अपने मन से कुछ लगा दिया, अपने मन से कुछ घटा दिया। ये जो फैक्ट होता है, आज 1 लीटर पानी उतना ही आएगा, कल भी उतना ही आएगा, और 10 साल बाद भी उतना ही 1 लीटर पानी आएगा, उससे ज्यादा घटेगा बढ़ेगा नहीं। अर्थात इसमें व्यक्तिगत पक्षपात या भावनाएं नहीं होती, इसमें इमोशन नहीं होता, कोई पक्षपात नहीं होता है, जो है वही है। मात्रात्मकता, मापन में परिणामों को संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरी बात है मानकता। तीसरी बात, मापन में निश्चित मानक यानी स्टैंडर्ड और इकाइयों का उपयोग होता है। जैसे 1 लीटर पैमाने के लिए 1 लीटर का पैमाना, मीटर का पैमाना, सेंटीमीटर का, फुट का, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें होती है। ठीक है, जैसे ग्रेडिंग प्रणाली, अंक प्रणाली देना, ये सब। तुलनात्मकता, मापन के परिणाम, जब परिणाम निकल जाता तो उसकी तुलना अन्य व्यक्तियों या समूह से भी कर सकते हैं आप। वैज्ञानिकता इसकी अगली प्रकृति होती है।
मापन वैज्ञानिक विधियों, उपकरणों और तकनीकों पर आधारित होता है। ठीक है, यानी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके मापन किया जाता है, वैज्ञानिक उपकरण होते हैं और टेक्नोलॉजी भी एकदम से साइंटिफिक ही होती है। ठीक है, सीमितता, मापन केवल मात्रात्मक जानकारी देता है, ये क्वालिटी को नहीं बताता, नहीं गुणात्मक पक्ष इसका नहीं ये जानकारी देता है, इसीलिए गुणात्मक पक्ष को जानने के लिए मूल्यांकन का सहारा लेना पड़ता है। तो मापन केवल मात्रा को बताता है, जबकि मूल्यांकन आपका क्वालिटी भी बता देता है। ठीक है, आप मूल्यांकन का उद्देश्य समझते हैं और उसका विषय क्षेत्र। उद्देश्य समझ लीजिए दोस्तों, मूल्यांकन का मापन का उद्देश्य, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, किसी विशेषता या व्यवहार की मात्रा को ज्ञात करना मापन का पहला उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य है व्यक्तियों के बीच तुलना करना, दो व्यक्तियों के बीच में उनके अंकों की तुलना करना हुआ, उनके वजन की तुलना, उनकी लंबाई की तुलना। ठीक है, किसी भी की तुलना करनी हुई तो इससे आप कर सकते हैं मापन से। शैक्षिक उपलब्धि के स्तर का निर्धारण करना, कि जैसे कोई बच्चा 95 अंक प्राप्त 95% प्राप्त किया है, दूसरा 85% प्राप्त किया हुआ है, किस 88% या 85, तो वो क्यों प्राप्त किया, तो इसकी तुलना जो हो कर सकते हैं कि भाई कौन पढ़ने में तेज है, तो 95 वाला ज्यादा तेज होगा, मापन ये बता देगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिए। तीसरी बात है शैक्षिक उपलब्धि के स्तर का निर्धारण करना, ये भी मापन का उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है दोस्तों योग्यता, यानी कि आपकी एबिलिटी, आपकी रुचि यानी इंटरेस्ट, और अभिवृत्ति यानी कि एप्टीट्यूड, इन सभी का मापन भी इसके द्वारा हो सकता है। इसके अलावा उपयुक्त मार्गदर्शन, परामर्श और चयन में सहायता करता है। शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता का निर्धारण करता है। इसके अलावा अनुसंधान कार्यों में सटीक आंकड़े प्रदान करने में मापन जो होता है नंबर 1 का उद्देश्य होता है, यानी मापन जो होता है सटीक आंकड़े देता है। अब मापन का विषय क्षेत्र भी देख लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, मापन का विषय क्षेत्र, हेडिंग डालेंगे स्कोप ऑफ मेजरमेंट, लिखेंगे शैक्षिक क्षेत्र। देखिए उपलब्धि परीक्षण ज्ञात करने से आप बच्चा कितना नंबर पाएगा या कितना नंबर पाया है, उसको जांचने के लिए मापन का ही सहारा लेना पड़ता है। बच्चे की योग्यता को जानने के लिए टेस्ट लेना हो गया, मापन हो गया। बुद्धि परीक्षण करने में भी इसका प्रयोग होता है, अभिरुचि, दृष्टिकोण, इन सभी को मापन के लिए, मतलब इन सभी का मापन किया जा सकता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, प्रेरणा, ये सभी का मापन भी होता है। व्यवसायिक क्षेत्र में कौशल, स्किल, दक्षता, योग्यता, कार्य प्रदर्शन, इन सभी का भी मापन किया जाता है। मापन आपकी क्वांटिटी को बता देता है आपकी, लेकिन क्वालिटी को कौन बताता है, क्वालिटी आपकी जो है मूल्यांकन ही बताएगा। चिकित्सा क्षेत्र में स्वास्थ्य का मापन, शारीरिक क्षमता, मानसिक स्थिति, इन सभी का मापन किया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं इन सभी का। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक मान्यताएं, विचार, व्यवहार, इन सभी का मापन भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी बस क्वालिटी नहीं बता पाता, ये मानवीय पक्ष पर फोकस नहीं करता, ये एकदम से साइंटिफिक चीजों पर फोकस करता है और मशीनीकरण के द्वारा, एक पैमाने के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। ये होता है मापन। मापन को एक उदाहरण के माध्यम से अगर समझे, या परिणाम, इसका मापन का उपयोग, मापन के परिणाम की अगर बात की उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, जैसे मान लेते यदि किसी परीक्षा में छात्र को 80 अंक प्राप्त हुए हैं तो यह मापन है, और उसकी उपलब्धि की मात्रा कितनी होगी, 80 अंक होगी। ये एक प्रकार से मापन के द्वारा उपलब्धि परीक्षण भी हो सकता है। मापन के परिणाम, देखिए विद्यार्थियों की उपलब्धि, योग्यता और क्षमता का सही आकलन मापन के द्वारा किया जा सकता है। इसके साथ साथ शिक्षण और अधिगम की सफलता, असफलता का मूल्यांकन भी मापन के द्वारा संभव है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ करके उचित शिक्षण विधि और सामग्री का चयन भी मापन के आधार पर ही कर सकते हैं। करियर मार्गदर्शन, परामर्श, चयन और प्लेसमेंट में सहायता करता है मापन। शोध कार्यों में विश्वसनीय और मान्य आंकड़े प्रदान करने में मापन पीछे नहीं हटता। इस तरीके से मापन के ये सारे उपयोग है, इसके परिणाम है, ये बात आप ध्यान रखें। जैसे किसी खेल में दोस्तों प्रतियोगिता में एथलीट का समय 10.45 सेकंड मापा गया जाता है, जिससे उसकी प्रदर्शन क्षमता का निर्धारण हो जाता है। अब आगे चल करके वो इससे और अधिक काम करने का प्रयास करेगा, या उससे अगर अगले चेक बार कम करता और कम करता तो फिर उसको और प्रदर्शन की जरूरत होती, प्रदर्शन और अच्छा करे। अब मापन के प्रकार के समझते, मापन कितने प्रकार का होता है, ये सब चीजें आपको यहीं पर यूनिट नंबर 1 की ही है। मापन दोस्तों मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका जो है कौन सा, एक होता है आपका मनोवैज्ञानिक मापन, एक होता है भौतिक मापन। फिजिकल मेजरमेंट और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, दोनों की तुलना करते, दोनों को समझते हैं। भौतिक मापन क्या है दोस्तों, भौतिक मापन की अगर बात की जाए तो इसका अंतर भी बगल में देख लेते हैं। अंतर तो नीचे आप देख लीजिएगा अंतर, लेकिन पहले आप इसकी जो है चर्चा कर लेते हैं। भौतिक मापन, फिजिकल मेजरमेंट, इसकी अगर बात की जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, वह मापन जिसमें भौतिक वस्तुओं, गुणों या घटनाओं की माप स्पष्ट इकाइयों के द्वारा की जाती है, उसे भौतिक मापन कहा जाता है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में किसी चीज की लंबाई नापना हुआ,
किसी चीज का वजन मापना हुआ, कोई ऐसे टेम्परेचर मापना हुआ, तापमान नापना, समय को घड़ी देखना हुआ, क्षेत्रफल मापना हुआ, आयतन निकालना हुआ, दूरी मापना हुआ, इन सभी का जो है ये भौतिक मापन के उदाहरण है। प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए भौतिक मापन के, तो यह प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मापन होता है, इसको आप देख सकते हैं, इसका पैमाना भी छू सकते हैं। इसमें मानकीकृत इकाइयों जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड आदि का उपयोग होता है। ये सब पैमाने होते हैं, इसमें मापन किया जाता है। परिणाम सर्वमान्य और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कि एकदम सही होते हैं और सभी स्थितियों में सभी जगहों पर इसके परिणाम मान्यता योग्य होते हैं। इसमें त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है, मापन में त्रुटि बहुत कम ही होती है भौतिक मापन में। जबकि अगर हम मनोवैज्ञानिक मापन की अगर बात करते हैं दोस्तों, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की, तो इसका अर्थ समझते हैं, यानी कि वह मापन जिसमें व्यक्ति के मानसिक गुणों का मापन किया जाता है, ठीक है, क्षमताओं का, अभिवृत्तियों का, रुचियों का, व्यक्तित्व का, इन सभी की को परीक्षणों, प्रश्नावलियों या स्केलों के द्वारा मापा जाता है, उसे मनोवैज्ञानिक मापन कहा जाता है। जैसे बुद्धि को मापना, बुद्धि का मापन करना, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंता, प्रेरणा, इन सभी को भी विभिन्न स्केल, विभिन्न पैमानों पर मापा जाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक मापन होते हैं जो आपकी बुद्धि, आपके आंतरिक पार्ट का, आपके सोचने समझने के तरीकों को मापता है। ये होता है मनोवैज्ञानिक मापन। इसकी विशेषता यह होती है कि यह अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मापन होता है। इसमें किसी पैमाने में रख करके, मतलब इसको किसी दिखाई नहीं पड़ता इसको, ठीक है। इसमें मनोवैज्ञानिक उपकरणों, खास करके परीक्षण, स्केल, प्रश्नावली का प्रयोग करके मापा जाता है। परिणाम कभी कभी सापेक्ष यानी रिलेटिव होते हैं। इसमें त्रुटि की संभावना भौतिक मापन से अधिक होती है, क्योंकि भौतिक मापन पूर्णतः वैज्ञानिक होता है। इसमें कुछ लाग लपेट की बात, यानी इसमें कुछ इमोशन भी जुड़ जाते हैं, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक मापन होता है वो उतना परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं मनोवैज्ञानिक मापन में, जबकि भौतिक मापन में कम गलतियां आपको दिखाई पड़ती हैं। भौतिक मापन और मनोवैज्ञानिक मापन में अंतर भी देख सकते हैं आप, आराम से देखेंगे। देखिए भौतिक मापन और मनोवैज्ञानिक मापन में अंतर। भौतिक मापन में पहली बात तो यह प्रत्यक्ष मापन है, ठीक है, और मनोवैज्ञानिक मापन अप्रत्यक्ष मापन है। भौतिक मापन स्पष्ट, निश्चित और मानकीकृत इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मीटर और किलोग्राम, जबकि मनोवैज्ञानिक मापन जो होता है ये इसमें कोई इकाइयों का प्रयोग नहीं होता, स्कोर या रेटिंग का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। ठीक है, परिणाम पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होते हैं किसमें, भौतिक मापन में, जबकि मनोवैज्ञानिक मापन में परिणाम आंशिक वस्तुनिष्ठ और आंशिक व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। भौतिक मापन की अगर बात की जाए तो भौतिक मापन त्रुटि की संभावना इसमें बहुत कम होती है, जबकि मनोवैज्ञानिक मापन में त्रुटि की संभावना अधिक रहती है भौतिक मापन की तुलना में। वहीं पर भौतिक मापन की बात की जाए तो इसमें उपकरण सरल और सस्ते होते हैं, जैसे मीटर, तराजू, इन सभी का प्रयोग होता है, जबकि मनोवैज्ञानिक मापन के उपकरण जटिल होते हैं, महंगे होते हैं, मानकीकृत होते हैं, जैसे परीक्षण का स्केल, तमाम सब प्रकार की प्रश्नावली विधि, ये सब महंगे उपकरण होते हैं जिसको मापने के तरीके होते हैं, ठीक है। परिणाम की अगर बात की तो भौतिक मापन परिणाम इसका स्थायी और निश्चित होता है, जो पहले से पता होता है, जबकि परिणाम समय, परिस्थिति, मनोदशा के अनुसार इसमें परिवर्तित हो सकता है मनोवैज्ञानिक मापन में, ठीक है। ठीक है, तो ये बात है। भौतिक मापन सभी के लिए समान रूप से मान्य होता है, सभी स्थितियों में, सभी समय में, जबकि सभी के लिए समान रूप से मान्य नहीं होते हैं, मान्य नहीं होते, सापेक्ष होते हैं ये मनोवैज्ञानिक मापन। भौतिक मापन दोस्तों, इसका उदाहरण जैसे लंबाई नापना, वजन मापना, तापमान मापना, समय मापना, ये सभी का मापन करना भौतिक मापन होता है। जबकि मनोवैज्ञानिक मापन की अगर बात की जाए, बुद्धि को मापना, अभिरुचि को मापना, उपलब्धि मापना, व्यक्तित्व मापना, अभिवृत्ति नापना, ये सभी का मापन करना मनोवैज्ञानिक मापन होता है। तो आपने मनोवैज्ञानिक मापन को समझा और इसके बारे में समझा, तो ये आपके लिए एक चैप्टर में आपने पूरा विस्तार से समझना था आपको, उसको मैंने बता दिया। अब परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को अगर बताएं, मापन के बिना मूल्यांकन संभव नहीं होता, क्योंकि मापन के द्वारा ही जब मापन हो जाता है, मापन के आधार पर किसी भी चीज का मूल्यांकन होता है। भौतिक मापन अधिक वस्तुनिष्ठ और सरल होता है। मनोवैज्ञानिक मापन से व्यक्ति जो होता है व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं का ज्ञान होता है। दोनों प्रकार के मापन जो होते हैं उससे शोध, शैक्षिक निर्णय में बड़ी सहायता मिलती है, ठीक है। ये बात ध्यान दें, उदाहरण के रूप में समझे तो भौतिक मापन क्या है, जैसे किसी छात्र की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, यह भौतिक मापन है। जबकि मनोवैज्ञानिक मापन क्या होता है, किसी छात्र की बुद्धि का स्कोर कितना 120 है, बुद्धि लब्धि उसका, तो ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक मापन होता है। ये दोनों एक प्रकार से मैंने आपको बता दिया, तो मापन आपका क्लियर हो गया। आप चर्चा करते हैं मापन मूल्यांकन के बाद में अगला चैप्टर आपका आता है आकलन का। आकलन के बारे में अगर समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो आकलन क्या होता है, देखेंगे। आकलन को अंग्रेजी में असेसमेंट कहा जाता है।
आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धियों को, विद्यार्थियों की क्षमताओं, विद्यार्थियों की रुचियों, प्रवृत्तियों, मूल्यों, व्यवहारों और व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का संगठित और व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है और उनके शैक्षिक और सह शैक्षिक विकास के स्तर का निर्णय किया जाता है। निर्णयात्मक मूल्यांकन इसको कह सकते हैं, निर्णय देने की एक प्रक्रिया कह सकते हैं, यानी मापन और मूल्यांकन के आधार पर निर्णय देने की प्रक्रिया। मापन किसी चीज का जो है एक प्रकार से माप देता कि भाई ये इतने, जैसे 90% बच्चे ने नंबर प्राप्त किया, अब 90% के आधार पर बच्चा अच्छा है या बुरा है, मूल्यांकन डिसाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद में अब आगे चल करके बच्चे को क्या करना चाहिए, अब आकलन बता देता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। आकलन एक व्यापक प्रक्रिया है, यह केवल अंक देना नहीं, यह निर्णय लेने के लिए जानकारी प्रदान करता है। आकलन शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आकलन की परिभाषा को देखिए। आकलन और मूल्यांकन कभी कभी एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, लेकिन आकलन जो होता है वो एक कदम मूल्यांकन से आगे होता है। ठीक है, कुरो एंड कुरो कहते हैं कि आकलन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें परीक्षण, मापन, अवलोकन, रिकॉर्ड, जनमत और अन्य सूचनाओं के आधार पर विद्यार्थी के विकास का निर्णय लिया जाता है कि विद्यार्थी विकास किस दिशा में करेगा और कैसा विकास करेगा। टेलबॉट नाम के विद्वान कहते हैं कि आकलन वह प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर विद्यार्थियों की उपलब्धियां जो होती हैं और उनके अधिगम यानी कि शिक्षा का जो स्तर है उसका मूल्य डिसाइड किया जाता है कि बच्चा कितना उपलब्धि प्राप्त कर चुका है और उसने क्या सीखा है, उसका सीखने का स्तर कितना है, इसको इसको इसका निर्धारण किया जाता है। उसके हिसाब से उसको आगे की दिशा के लिए मोटिवेट किया जाता है। गुडे और हार्ट कहते हैं, मतलब गुडे कहते हैं कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है जिसके द्वारा शिक्षक वह यह निश्चित करता है कि विद्यार्थी ने शिक्षण उद्देश्यों को कितनी मात्रा में प्राप्त किया हुआ है और आगे चल करके यह क्या कर सकता है, यानी कि जितना उसको दिया गया था उतना पूरा किया कि नहीं पूरा किया और उससे एक कदम आगे है कि पीछे है, इन सभी की पूरी जानकारी। ठीक है, आकलन की संकल्पना की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आकलन केवल अंक देने की प्रक्रिया नहीं बल्कि यह एक निरंतर, समग्र और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्रोतों तथा विधियों जैसे परीक्षण, मापन, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो और स्वमूल्यांकन आदि से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन सूचनाओं के आधार पर विद्यार्थी के विकास का मूल्यांकन करके निर्णय आगे दिया जाता है। यानी कि आकलन में मूल्यांकन भी शामिल होता है और मापन भी शामिल होता है और उसके बाद में उसका निर्णय भी लिया जाता है। यह प्रक्रिया विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। आकलन की प्रकृति को अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं दोस्तों। आकलन की प्रकृति देखें, यह एक व्यापक और समग्र प्रकृति की होती है। जो है आकलन, यह निरंतर तथा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की होती है। आप देखते हैं मूल्यांकन जो होता था दोस्तों वो एक प्रकार से गुण की माने गुणात्मक होता था। ठीक है, और जो ये मूल्यांकन मापन होता था ये मात्रात्मक होता था, ये क्वालिटी बताता था और ये क्वालिटी बताता था मूल्यांकन। ठीक है, अब ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बताता है आकलन। ठीक है, यह केवल वर्तमान उपलब्धि ही नहीं बल्कि भविष्य के विकास की संभावनाओं का भी आकलन कर लेता है आज ही, कि भाई इस आधार पर आगे चल करके बच्चा क्या कर पाएगा, इसका भी आकलन कर लिया जाता है। यह निर्णयात्मक यानी जजमेंटल होती है, केवल मापनात्मक यानी क्वांटिटेटिव नहीं होती है। आगे चल करके क्या बच्चा कर पाएगा उसके बारे में भी जानकारी देती है। ठीक है, आकलन की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए तो यह व्यापक और समग्र होता है। यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की सूचनाओं पर आधारित होता है। इसके अलावा योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण और संगठित प्रक्रिया इसकी होती है। अगली विशेषता है कि यह निर्णय देने में सहायता करती है एक प्रक्रिया आकलन की। इसके साथ साथ विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायता करने का काम भी आकलन के द्वारा किया जाता है। आकलन दोस्तों शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप तमाम सारी चीजों को समझ। शिक्षण अधिगम मतलब क्या होता है कि आप आगे चलकर क्या सीखा बच्चे ने, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सब कुछ बताया जाता है इसमें। एक उदाहरण के माध्यम से अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं आकलन के बारे में, तो आकलन क्या होता है। मान लेते हैं यदि किसी विद्यार्थी की गणित परीक्षा कक्षा में उसकी भागीदारी, गृह कार्य, प्रोजेक्ट तथा व्यवहार का अध्ययन करके यह निर्णय लिया जाता है कि वह गणित में कितना प्रगति कर रहा है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है, तो यह आकलन होगा। ठीक है, शिक्षक जब केवल टेस्ट लेकर के अंक देता है तो वह मापन कहलाता है। यानी कि कोई टेस्ट लिया शिक्षक ने, टीचर ने, और बता दिया कि भाई 50 में से 40 नंबर पाया, तो वो क्या हो गया, वो केवल उसको बोलते हैं मापन। परंतु उन अंकों के आधार पर यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता है, इसी को आकलन कहा जाता है। ठीक है, आकलन के द्वारा हम अगले शिक्षण की योजना बनाते हैं और विद्यार्थी के विकास को सही दिशा देते हैं। आकलन का उद्देश्य किसी विद्यार्थी की तुलना करना नहीं होता बल्कि उसके विकास को समझना और उसको आगे बढ़ने में सहायता करना होता है। ठीक है, जबकि मापन तुलना भी कर सकता है। आकलन के उद्देश्य, क्षेत्र और महत्व की अगर बात की जाए तो आकलन का उद्देश्य हेडिंग डाल सकते हैं, लिख सकते हैं आकलन का क्या उद्देश्य है, क्यों आकलन जो होता है किया जाता है।
आकलन का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है दोस्तों विद्यार्थियों की उपलब्धियों का माप करना, ये उद्देश्य है इसका। इसके अलावा शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता का पता लगाना दूसरा उद्देश्य है। विद्यार्थियों की शक्तियों यानी पावर और कमजोरियों की पहचान करना, यानी आकलन और मूल्यांकन में बस मात्र थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, बाकी वही चीजें होती हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास का आकलन करना भी मूल्यांकन का मतलब आकलन होता है। भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त करना, ठीक है, ये भी इसका आकलन का उद्देश्य है। छठा उद्देश्य मूल्यांकन में निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, यह भी इसका उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य है आकलन का छात्रों को आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करना, ताकि वो बच्चे खुद का मूल्यांकन खुद ही कर पाए। प्रमाण पत्र, पदोन्नति और चयन के लिए निर्णय लेना, यह भी इसका जो उद्देश्य होता है। आकलन का अगला उद्देश्य है पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और शिक्षण विधि जो होती पढ़ाने का जो मेथड है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं है, इसको भी बता देता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों का टेस्ट लेकर के बच्चों के बारे में निर्णय दे करके कि भाई आगे चल बच्चे अगर अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आगे चल करके शिक्षण पद्धति और टीचर बदलने की आवश्यकता है या चीजें और सुधारने की आवश्यकता है, ऐसे बताया जा सकता है। शैक्षिक शोध यानी कि एजुकेशनल रिसर्च और नवीन प्रयोगों के लिए आधार भी प्रदान करने का काम ये कर सकता है। तो ये सारे उद्देश्य हैं, इसके 10 उद्देश्य हैं दोस्तों, 10 को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला आकलन का विषय क्षेत्र क्या है। देखिए आकलन के विषय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसका विषय क्षेत्र बड़ा व्यापक है, जैसे कि संज्ञानात्मक क्षेत्र ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन से संबंधित है आकलन, यानी सब में आप देखते हैं आकलन होता ही है, किसी चीज को आंकना ही आकलन कहलाता है। भावात्मक क्षेत्र में रुचि, दृष्टिकोण, मूल्य, अभिवृत्ति, सामाजिक व्यवहार ये सब शामिल है। मनोदैनिक दैहिक क्षेत्र में कौशल, क्रियाएं आपकी यानी स्किल्स आपके जो है क्रियाएं, आदतें, आपका स्वास्थ्य, शारीरिक जो क्षमता, दक्षता होती है उन सभी का भी आकलन करना इसका जो है विषय क्षेत्र होता है। सह शैक्षिक गतिविधियां जैसे खेल, संगीत, कला, नृत्य, वाद विवाद, स्काउट, एनसीसी, इन सभी में भी आकलन के द्वारा आगे बच्चों का भविष्य तय किया जाता है। व्यक्तित्व विकास जैसे नेतृत्व, सहयोग, आत्मविश्वास, अनुशासन, जिम्मेदारी, ये सब भी इसका जो है विषय क्षेत्र में शामिल होता है। इस तरीके से विषय क्षेत्र इसका हो गया। शिक्षा में आकलन का क्या महत्व है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। शिक्षा का आकलन में महत्व ये है कि आकलन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का एक साधन होता है, शिक्षा की क्वालिटी में क्वालिटी को और बढ़ाने में आकलन बड़ा मदद करता है। यह शिक्षक को शिक्षण सुधारने के लिए मत प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, कि आप अपनी पढ़ाने के तरीकों को सुधार सकते हैं, मेथड को बदल सकते हैं, सिलेबस चेंज कर सकते हैं, यह आकलन के द्वारा ही डिसाइड होता है, ठीक है। यह छात्र के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके अलावा यह शैक्षिक निर्णयों के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों को अपने स्तर का पता लगाने में मदद करता है। इसके अलावा यह प्रतियोगी परीक्षाओं, चयन एवं पदोन्नति में सहायक होता है। तो ये सब एक प्रकार से आकलन का महत्व है। समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी आकलन निभाता। तो ये शिक्षा में इसका महत्व है, आप इन महत्व को लिख दीजिएगा। परीक्षा में बस ऐसे पूछेगा कि भाई इसका आकलन का क्या महत्व है, शिक्षा में आज का आकलन का महत्व, तो आप इन चीजों को लिख देंगे, इसके आधार पर आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। आकलन का परिणाम क्या होता है, आज आकलन के परिणाम हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे छात्र की उपलब्धियों का वास्तविक स्तर जानकारी मिल जाती है उसके बारे में हमको, ठीक है। शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन संभव हो पाता है आकलन के द्वारा। छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान हो पाती है आकलन के द्वारा। उचित मार्गदर्शन और परामर्श देना संभव हो पाता है अगर उसके बारे में अच्छी जानकारी हमको मिल जाती है, किसी चीज के बारे में, भाई कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना अंक प्राप्त किया, कितना नहीं प्राप्त किया, क्या कमजोरी है, सब कुछ जानकारी मिल जाती है आकलन के द्वारा। तो इससे उसको आगे चल करके परामर्श देने में हम जो है बढ़िया आसान हो जाता है। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार भी होता है आकलन के द्वारा ही। इसके साथ साथ भविष्य की शैक्षिक और व्यावसायिक योजना बनाने में भी सहायता मिलती है। कोई भी योजना बनानी है भविष्य के लिए, शिक्षा में जाना है या कोई व्यवसाय करना, तो उसके लिए प्लान बनाने में भी आकलन के द्वारा ही संभव हो पाता है कि भाई शिक्षा करेंगे तो क्या होगा, तो शिक्षा मतलब शिक्षित होंगे आगे और पढ़ेंगे तो कितना फायदा होगा, व्यवसाय करेंगे तो क्या फायदा होगा, सारी जानकारी। प्रमाण पत्र, पदोन्नति, छात्रवृत्ति या चयन के निर्णय लेने में भी आकलन जो है उपयोगी होता है। छात्र आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित होते हैं और सुधार करते हैं। तो ये सब जो है इसके परिणाम होते हैं किसके, आकलन के। ये आकलन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सर्वोदाहरण मान लीजिए कि कक्षा में गणित का अध्याय भिन्न पढ़ाया गया है, तो अध्यापन के बाद शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों की छोटी परीक्षा लेते हैं और इसके द्वारा चीजें कर लेते हैं। आकलन से पता क्या चला, जैसे कि कुछ जोड़ करना जानते हैं, कुछ बच्चे घटाव पर कमजोर हैं, कुछ छात्र गणना तेज करते, गिनती करते हैं, प्रश्न हल करने में गलती करते हैं, कुछ छात्र बहुत अच्छे हैं और चुनौतीपूर्ण प्रश्न दिए जा सकते हैं उनको। तो इस तरीके से आकलन से पता चला। फिर क्या होता है, शिक्षक ने क्या किया,
फिर शिक्षक ने परिणाम निकाला, यानी कमजोर छात्रों को अतिरिक्त अभ्यास करने का प्रयास करवाया, जिसको घटाव नहीं था उसको घटाव बताया। तो ये सब चीजें, मध्यम छात्रों को अभ्यास में सुधार करवाने के लिए बोला, अच्छे छात्रों को उन्नत गतिविधियों में भाग लेने के लिए आगे बढ़ा दिया। तो इस तरीके से आप इन चीजों को आकलन के द्वारा ही चीजें आप समझ पाते हैं। आजकल सॉरी आकलन हमें यह बताता है कि छात्रों ने कितना सीखा है, कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है और आगे छात्रों को क्या करना है, इन सभी में सुधार करने के लिए बताता है। ये सब चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मापन, मूल्यांकन और आकलन का पारस्परिक संबंध देख लेते हैं और अंतर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मापन, मूल्यांकन और जो है आकलन का पारस्परिक संबंध। देखिए, मापन, मूल्यांकन, आकलन तीनों ही शिक्षा की प्रक्रिया में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मापन के बिना आकलन संभव नहीं है और आकलन के बिना मूल्यांकन अधूरा माना जाता है। ठीक है, मेजरमेंट ये कच्चा आंकड़ा होता है। मेजरमेंट यानी मापन जो होता है कच्चा आंकड़ा होता है, इस पर निर्णय नहीं ले जाते हैं। ठीक है, ये रॉ डाटा होता है। इसके बाद में मूल्यांकन होता है, एवोल्यूशन, आंकड़ों की व्याख्या करता है मूल्यांकन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का काम करता है। और आकलन मतलब मूल्यांकन के बाद में अगली प्रक्रिया आती है आकलन की, यानी असेसमेंट की। अब आकलन जो होता है इन्हीं आंकड़ों की व्याख्या के आधार पर निर्णय लेता है, जजमेंट देता है, निष्कर्ष निकालता है कि आगे क्या करना चाहिए छात्र को। यही पूरी प्रक्रिया इसके संबंध को दर्शाती है। ठीक है, मापन के अंदर मूल्यांकन होगा बच्चे का, मूल्यांकन के अंदर उसका आकलन करके और फिर शैक्षिक निर्णय लिया जाएगा कि आगे चल करके बच्चे को क्या करना होता है। तीनों के बीच में संबंध यह है दोस्तों कि मापन शिक्षा संबंधी तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है, मूल्यांकन क्या करता है, उन संख्यात्मक तथ्यों की व्याख्या करता है, विश्लेषण करता है, वर्गीकरण करता है। आकलन क्या करता है, मूल्यांकन के आधार पर अंतिम निर्णय देता है। आकलन तीनों मिलकर के शिक्षा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को सुधारने में सहायता करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मापन, मूल्यांकन और आकलन में तीनों में अंतर समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला अंतर होता है अर्थ में। ठीक है, देखिए मेजरमेंट, एवोल्यूशन एंड असेसमेंट तीनों को हम एक चार्ट में समझते हैं। देखिए, तथ्यों का संख्यात्मक मापन करना ये मापन कहलाता है। तथ्यों का कोई भी जानकारी है उसको संख्या में मापना, जैसे लीटर, मीटर, सेंटीमीटर में मापना, वजन मापना, सब कुछ ये मापन होगा। मूल्यांकन क्या करता है, मापन के आंकड़ों का व्याख्या करता है और आकलन क्या करता है, उन्हीं व्याख्या के आधार पर जो मूल्यांकन में किया गया, मूल्यांकन के आधार पर निर्णय देता है। ठीक है। दूसरा, उद्देश्य में अंतर। मापन क्या करता है, सटीक आंकड़े प्राप्त करता है। मूल्यांकन क्या करता है, उन्हीं आंकड़ों से अर्थ निकालता है, आंकड़ों का क्या मतलब होगा, क्या अर्थ होगा। और आकलन उन्हीं अर्थ के आधार पर शैक्षिक निर्णय लेता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तीनों की प्रकृति में अंतर है। मापन की प्रकृति निष्पक्ष है और वस्तुनिष्ठ है, ये एकदम से वैज्ञानिक है, इसमें कुछ गलत नहीं होता। मूल्यांकन की प्रकृति व्याख्यात्मक और व्यक्तिपरक होती है, इसमें थोड़ी त्रुटियों की संभावना भी हो सकती है। आकलन जो होता है निर्णयात्मक और समग्र होता है, इसमें सारी चीजों को पकड़ करके रखा जाता है। क्षेत्र में भी अंतर है। मापन का क्षेत्र शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र शैक्षिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सभी होता है। और आकलन शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शामिल होता है। तो आकलन सबसे बड़ा होता है, सबसे व्यापक होता है, जिसमें मूल्यांकन और मापन दोनों शामिल हो जाते हैं आकलन के अंतर्गत। देखिए, मापन का परिणाम दोस्तों संख्यात्मक होता है और आंकड़ा एक मिल जाता है, जबकि मूल्यांकन में व्याख्या, ग्रेड या निष्कर्ष मिलता है और आकलन में योग्यता का निर्णय लिया जाता है कि भाई बच्चा कितना योग्य होता है। उपयोग, मापन जो होता है उसका उपयोग मूल्यांकन व आकलन के लिए आधार प्रदान करने के लिए मापन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मूल्यांकन या आकलन के लिए एक आधार या रॉ मटेरियल के रूप में मापन का उपयोग होता है। शिक्षण की गुणवत्ता का निर्धारण कौन करता है, मूल्यांकन करता है। और शैक्षिक उन्नति के लिए बच्चे को आगे निर्णय कौन देता है, वो आकलन देता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे मापन क्या है, प्रश्नों के अंक, यानी कि आपने कितना नंबर प्राप्त किया, कितना परसेंट आपका नंबर आया। मूल्यांकन क्या करता है, आपके अंक का विश्लेषण करता है, किस चीज में कितना नंबर आपने प्राप्त किया उसका पूरा एनालिसिस करता है। और आकलन क्या करता है, उत्तीर्ण हुए आप या अनुत्तीर्ण हुए इसका निर्णय करता है और आगे चल करके आपको क्या करना चाहिए ये बताता है। तो इस तरीके से आपने तीनों के बीच में संबंध, अंतर सभी को समझ लिया। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु ये है दोस्तों कि मापन, मूल्यांकन और आकलन तीनों शिक्षा की परस्पर पूरक प्रक्रियाएं हैं। मापन के बिना मूल्यांकन और आकलन अधूरे हैं। मूल्यांकन मापन के आंकड़ों की व्याख्या करता है, जबकि आकलन अंतिम निर्णय देता है उस पर। तीनों का सही उपयोग शिक्षण अधिगम को प्रभावी और सार्थक बनाता है। ठीक है, ये रहा आपका दोस्तों मापन, मूल्यांकन और ये इसके बारे में मैंने पूरा विस्तार से आपको बता दिया। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों किसके बारे में, सतत शिक्षा और व्यापक शिक्षा के बारे में जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। तीव्र गति से मैं चीजों को बताऊंगा। सतत और व्यापक शिक्षा क्या है, इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं,
सबसे पहले सतत शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। सतत शिक्षा क्या है? देखिए, सतत शिक्षा से तात्पर्य जीवन प्रयत्न चलने वाली शिक्षा प्रक्रिया से होता है, जो पूरे जीवन चलती है, जो विद्यालय से बाहर निकलने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक चरण में निरंतर चलती रहती है। यानी कि केवल विद्यालयी शिक्षा नहीं, बल्कि विद्यालय के बाहर की शिक्षा आपकी सतत शिक्षा होती है, कंटिन्यूअस एजुकेशन होता है। यह शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार में हमेशा सुधार करती रहती है। यानी कि आपका ज्ञान को बढ़ाती है, कौशल, आपके स्किल को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके बिहेवियर को सुधारने का काम सतत शिक्षा करती है। सतत शिक्षा की परिभाषाओं की अगर बात की जाए तो यूनेस्को के द्वारा दी गई सतत शिक्षा वह शिक्षा है जो जीवन भर चलती है, सभी परिस्थितियों में और सभी के लिए जारी रहती है हमेशा। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सतत शिक्षा के बारे में लिखा है कि सतत शिक्षा जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के समग्र विकास में सहायता देती है। ये हो गई सतत शिक्षा। ठीक है, सतत शिक्षा ये हो गई। अच्छा, अब व्यापक शिक्षा क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन क्या होता है? व्यापक शिक्षा से आशय दोस्तों उस शिक्षा से होता है जो छात्र के समग्र विकास, खास करके बौद्धिक, शारीरिक और भावात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और व्यवसायिक के लिए विविध शैक्षिक अनुभवों और गतिविधियों को सम्मिलित करके प्रदान की जाती है। परिभाषाओं को अगर समझें, यूनेस्को की परिभाषा अगर देखें, कहा गया है कि व्यापक शिक्षा वह है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास को ध्यान में रख करके करी जाती है। ठीक है, कि व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास हो, व्यापक शिक्षा होती है। कोठारी कमीशन कहता है कि व्यापक शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार के सभी आयामों को विकसित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से व्यापक शिक्षा ने सभी के बारे में शिक्षा, सभी सारी शिक्षा। अब व्यापक शिक्षा की विशेषताओं को, सबसे पहले सतत शिक्षा की विशेषताओं को समझते हैं, फिर व्यापक शिक्षा की विशेषताओं को इसी में देख लेंगे। देखिए, सतत शिक्षा की विशेषता है। पहली विशेषता, यह शिक्षा जीवन भर चलती रहती है। विद्यालय से निकल गए आप, फिर उसके बाद में भी चलती रहती है सतत शिक्षा, कंटिन्यूअस। यह औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक तीनों रूपों में प्राप्त होती है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार अपनाई जाती रहती है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में सहायता करती है सतत शिक्षा। यह स्थिर नहीं बल्कि गतिशील प्रक्रिया होती है, समय के साथ साथ बदलती रहती है और हमेशा चलने वाली एक शिक्षा होती है। दूसरी शिक्षा दोस्तों, व्यापक शिक्षा। व्यापक शिक्षा की विशेषताएं हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, यह छात्र के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। यह कक्षा शिक्षण के साथ साथ सहायक अनुयोगिताएं भी सम्मिलित करती है। इसके साथ साथ यह केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देती है। यानी सतत शिक्षा जो होती है वो शिक्षा पर, बिहेवियर पर ध्यान देती है, जबकि ये जो होती है, जो व्यापक शिक्षा होती है, वो व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी को डेवलप करती है, पर्सनालिटी के सभी भागों को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीजों पर फोकस करती है। यह विविध विधियों, विविध साधनों, विविध अनुभवों पर आधारित होती है। यह समाज के लिए उपयोगी और जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा प्रदान करती है, जो व्यापक शिक्षा होती है। ठीक है, जीवन के सभी पहलुओं के बारे में होती है। ठीक है, अब सतत और व्यापक शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं। दोनों का उद्देश्य लगभग में सेम ही होता है। लिखेंगे, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना दोनों का उद्देश्य होता है। जीवन भर सीखने की आदत और रुचि का विकास करना, यह भी उद्देश्य होता है व्यापक और सतत शिक्षा का। व्यक्ति को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाना, यह भी उद्देश्य होता है। समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना, दोनों का उद्देश्य होता है। रचनात्मक यानी क्रिएटिव, आलोचनात्मक यानी क्रिटिक और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक, तीनों प्रकार के दृष्टिकोण का विकास सतत शिक्षा और व्यापक शिक्षा के द्वारा, सस्टेनेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। सतत और व्यापक शिक्षा के प्रमुख आयाम की अगर बात की दोस्तों, इसके कई आयाम हैं, जैसे कि बौद्धिक आयाम, ज्ञान, तर्क, चिंतन एवं समस्या समाधान। यानी किसी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको तर्क करने की शक्ति बढ़ेगी, चिंतन आप कर पाएंगे और किसी भी समस्या जो आपके जीवन में आ रही है उसके समाधान के लिए भी ये सतत या व्यापक शिक्षा आपके काम आ सकती है। शारीरिक आयाम में स्वास्थ्य, खेल, शारीरिक दक्षता का विकास इससे होता है। भावात्मक आयाम में आपकी इमोशन का विकास, आपकी इच्छाओं का डेवलपमेंट, संवेदनशीलता, इन सभी का विकास होता है इससे। सामाजिक आयाम में सहयोग, समायोजन, सामाजिक उत्तरदायित्व, इन सभी का विकास होता है। नैतिक आयाम में चरित्र का निर्माण, आपके मूल्य, शिक्षा और अनुशासन में आपके बढ़ोतरी होती है। व्यवसायिक आयाम में कौशल विकास, रोजगार के लिए उपयोगी, ये सारी शिक्षा होती है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। तो आपने इन चीजों को समझा। अब दोस्तों, सतत और व्यापक शिक्षा के महत्व की अगर बात करते हैं, दोनों का महत्व एक ही जैसा लगभग में होता है। ठीक है, हालांकि सतत शिक्षा का महत्व की अगर बात की जाए तो यह व्यक्ति को जीवन भर सीखने की प्रेरणा देती है। यह व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में सहायक होती है सतत शिक्षा। बेरोजगारी को कम करने और कौशल विकास को बढ़ाती है। बदलते वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक परिवेश में अनुकूलन करने की क्षमता देती है सतत शिक्षा। जबकि व्यापक शिक्षा लोकतांत्रिक मूल्य, सहिष्णुता और सामाजिक समरसता को बढ़ाती है।
समग्र और संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती है व्यापक शिक्षा। मानव संसाधन के विकास और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम व्यापक शिक्षा का होता है। तो व्यापक शिक्षा और सतत शिक्षा दोनों आपने समझ लिया। उदाहरण के रूप में अगर समझने का प्रयास करें तो एक उदाहरण के रूप में समझें, यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय से निकलने के बाद कंप्यूटर का नया कोर्स करता है तो यह सतत शिक्षा होती है, ठीक है। लेकिन यदि विद्यालय में केवल पढ़ाई नहीं बल्कि खेल, कला, संगीत, विज्ञान प्रदर्शनी, सामाजिक सेवा आदि गतिविधियों भी कराई जाती है तो यह व्यापक शिक्षा होती है कि पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें करवाई जाती हैं। सतत शिक्षा व्यक्ति को जीवन भर शिक्षित रखती है, जबकि व्यापक शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास को सुनिश्चित करती है। दोनों मिलकर के एक आदर्श, शिक्षित और सशक्त समाज का निर्माण का आधार प्रशस्त करती है, ठीक है। तो सतत और व्यापक शिक्षा का उद्देश्य वगैरह आपके समझ में आ गया होगा। फिर से एक उद्देश्य समझ लेते हैं, अगर समझना चाहे तो। सतत शिक्षा और व्यापक शिक्षा का उद्देश्य देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। सीखने की निरंतरता बनाए रखना और सीखने के अवसरों का विस्तार करना, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मूल्यों और व्यवहार में संतुलित विकास करना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के लिए विशेष शिक्षार्थी को सक्षम बनाना, ठीक है, आत्मनिर्भर, उत्तरदायी और रचनात्मक नागरिक का निर्माण करना, समाज राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना, ये सारा उद्देश्य होता है इसका, ठीक है। इसका विभिन्न आयाम भी आपने देखा और इसका उद्देश्य भी आपने समझ लिया। व्यापक शिक्षा का उद्देश्य और सतत शिक्षा का उद्देश्य, दोनों में उद्देश्य। लेकिन सतत शिक्षा में क्या होती है कि जीवन की सीखने की प्रक्रिया को जीवन भर रखनी चलती रहती है। ये विद्यालय से बाहर भी आप सीख सकते हैं, पूर्व सीखी गई बातों का पुनः अभ्यास और उसको आगे बढ़ा सकते हैं, सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं उसका, ज्ञान को निरंतर अद्यतन और समृद्ध बना सकते हैं, व्यक्ति को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सहायक होती है। व्यापक शिक्षा शिक्षार्थी के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रोत्साहन देती है, सह पाठ्यक्रम और सह शैक्षणिक गतिविधियों का समावेश करती है, विविध अनुभव प्रदान करके व्यक्तित्व का विस्तार करती है। इसे को करिकुलर का कोर्स व्यापक शिक्षा का उद्देश्य ही है। समाज उपयोगी और जीवन उपयोगी गुणों का विकास करना, रचनात्मकता, सहयोग, नेतृत्व और अनुशासन विकसित करना, ये इसका उद्देश्य होता है। ये सब चीजें आपने समझ लिया, ठीक है। अब इसका जैसे आयाम में अगर आप समझना चाहे तो आयाम को और विस्तार समझें, जैसे कि शैक्षिक या ज्ञानात्मक आयाम में ज्ञान, समझ, तर्क शक्ति, चिंतन, स्मरण, अनुप्रयोग, समस्या का समाधान की क्षमता का विकास होता है। इससे पाठ्य विषयों की गहरी समझ, प्रश्न पूछना, तर्क करना, प्रोजेक्ट कार्य करना, पुस्तक पठन करना, ये सब आपका इसका उद्देश्य होता है। शारीरिक आयाम में शरीर के स्वास्थ्य, शक्ति, सहन शक्ति, स्वच्छता और शारीरिक दक्षता का विकास, जैसे खेल कूद, योगा, व्यायाम, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वच्छता की आदतें, पोषण का ध्यान, ये सब आता है इसमें। भावात्मक आयाम में भावनाओं की अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मसम्मान, संवेदनशीलता, सहानुभूति का विकास। इससे कला, संगीत, नाटक, भावात्मक चर्चा, डायरी लेखन, चित्रकला, ये सब शामिल है इसमें। सामाजिक आयाम में दोस्तों समूह कार्य, सामुदायिक सेवा, स्काउट गाइड, एनसीसी, वाद विवाद, ठीक है, श्रमदान, ये सब शामिल होता है। समाज में समायोजन, सहयोग, नेतृत्व, समूह बनाना, जिम्मेदारी की भावना का विकास इससे होता है। नैतिक आयाम में सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, दायित्व, सहानुभूति, नैतिक मूल्यों का विकास इसी शिक्षा से होता है, सतत और व्यापक शिक्षा से। जैसे प्रार्थना सभा, सदाचार की कहानियां, नैतिक शिक्षा, आदर्श व्यक्तियों का अध्ययन, ये सब इसमें शामिल होता है। वहीं पर व्यवसायिक आयाम में आपकी रुचि क्या है, योग्यता क्या है, कौशल के अनुसार जीवन के उपयोगी कौशल और व्यावसायिक दक्षता का विकास करना। उदाहरण के जैसे कुटीर उद्योग, कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई, बागवानी, हस्तकला, उद्यमिता शिक्षा, ये सब जो होता है ये सब भी आता है। तो ये सारे आयाम होते हैं और इन सभी चीजों को मिला करके ही सतत और व्यापक शिक्षा बनाई गई। यानी कि पढ़ने के बाद, स्कूल से बाहर, यानी आपने जो सिलेबस पढ़ा उसके बाद में, मुख्य विषय के बाद में कुछ अलग चीजें पढ़ना, यही सतत और व्यापक शिक्षा होती है। सतत माने जीवन भर चलती रहती है, व्यापक शिक्षा स्कूल में भी और बाहर भी सब चीजें होती हैं, ठीक है। और इसका महत्व भी बहुत सारा है। तो ये चीजें आपने समझ लिया। अब दोस्तों इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे। पूरी इकाई से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं। आप इन जो है क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए। अब दोस्तों हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं इकाई संख्या 1 से बनने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, ठीक है। चर्चा करते हैं। सबसे पहला दोस्तों, अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये सारे प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव प्रश्न या पूरे यूनिट के नोट्स आपको प्राप्त करें, नोट्स कैसे प्राप्त करें इसके लिए मैंने जानकारी दे दी है। आपको 9984 039 139 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना। क्या एसएमएस करना है दोस्तों, आपको एसएमएस कर देना, आपको अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर में है आप तो लिख करके भेज दीजिए, गुरुजी हम 5th सेमेस्टर में है। 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, जैसे आप इतना लिख करके व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। फीस
आप खुद भी जमा कर सकते हैं, आपके घर का कोई व्यक्ति भी जमा करवा सकता है। फीस जमा करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, जैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ाएगा, वहीं पर आपको क्लास की लिंक भी मिलती रहती है, वीडियो जो पुरानी वीडियोस हैं उनके लिंक भी मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो तो छोड़ दीजिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, सभी यूनिट का, यानी कि यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर की तैयारी आपकी इसमें हो जाएगी, उसका नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ में दूसरा जो सब्जेक्ट होगा उसका भी दोनों पेपर, यानी 4 पेपर ये और एक को करिकुलर का, पांचों पेपर की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। अगर आप दोस्तों एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम जो है 5th एंड 6th का इकट्ठा फीस जमा कर दे तो हमारा कुछ फायदा होगा, बिल्कुल। 5वें सेमेस्टर का फीस 100 रुपए, छठे का 100 रुपए, 200 रुपए फीस होती है 2 सेमेस्टर की, लेकिन 200 रुपए आपकी नहीं लगेगी, केवल 150 रुपए फीस में आपको 5वां और 6वां सेमेस्टर पूरा 1 साल तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपके दोनों मेजर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर का जो होता है, को करिकुलर का बड़ा कठिन है आपकी बार, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस है, कंप्यूटर रीजनिंग के प्रश्न आएंगे उसमें, उसका पूरा कम से कम पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर आंसर शीट के साथ विभिन्न विश्वविद्यालय के जो लगातार पूछे जा रहे हैं उन सभी को शामिल करके उसमें दिया गया है, सब कुछ आपको मिलेगा। और शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ज्योग्राफी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी का नोट्स मिलेगा। 150 रुपए में फीस में आपको दोस्तों 1 साल तक आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको 1 साल तक आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, जो भी आपका विषय होगा उसका नोट्स मिलता रहेगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा बहुत ही बारीकी के साथ। दोस्तों अब यहाँ पर आप फीस जमा कर दीजिए, देर मत की, 9984 039 पर SMS कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि क्लास करवा पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, तो मैंने नोट्स इसीलिए तैयार कर रहा हूँ क्योंकि नोट्स आपके लिए बेटर होंगे। तो जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो सभी यूनिट के आपको नोट्स मिल जाते हैं ग्रुप में, ठीक है। अभी जैसे जिस यूनिट का नोट्स तैयार होता रहेगा आपको ग्रुप में मिलता रहेगा, आप एक यूनिट का नोट्स आराम से अगर घर पे बैठ करके आराम से पढ़ेंगे, वीडियो देखने का नहीं मन कर रहा है, आराम से नोट्स पढ़िए, आप जो है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। सभी विश्वविद्यालय के लिए जो है महत्वपूर्ण सिलेबस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं, हर एक यूनिट के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार किए गए हैं, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट होगा और आप बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को जानें। किताब है, सीरीज है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, किताब या सीरीज लेने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। पहला प्रश्न, मापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मापन का उद्देश्य गुणों की मात्रा ज्ञात करना, निर्णय नहीं, दुर्लभ करना नहीं, सुधार करना नहीं। गुणों की मात्रा नहीं, कोई क्वालिटी है उसकी क्वालिटी की मात्रा कितनी है, यानी कोई भी चीज कितना है उसको मापना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, मापन किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? मापन दोस्तों किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। तीसरा प्रश्न, मापन की विशेषता नहीं है। मापन की विशेषता व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है, मापन में व्यक्तिनिष्ठता नहीं, मापन में शुद्धता होती है, मापन में वस्तुनिष्ठता और प्रामाणिकता होती है, क्योंकि मापन जो होता है व्यक्तिगत नहीं होता, इसमें व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत भावनाएं नहीं शामिल होती हैं। चौथा प्रश्न है, भौतिक मापन का उदाहरण है। भौतिक मापन दोस्तों ऊंचाई का मापन जो है, ऊंचाई का मापन भौतिक मापन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भौतिक मापन क्या होता है? बुद्धि मापना, अभिरुचि मापना, अभिवृत्ति मापना, यानी एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और जो है इंटेलिजेंस, इसको मापना, ये मनोवैज्ञानिक मापन का उदाहरण है। जबकि ऊंचाई जो होता है ये भौतिक मापन होता है, ऊंचाई, लंबाई, ठीक है, किसी चीज का वजन मापना होगा, ये सब चीजें। पांचवा देखेंगे प्रश्न, निम्न में से क्या मनोवैज्ञानिक मापन का उदाहरण है? मनोवैज्ञानिक मापन का उदाहरण दोस्तों बुद्धि मनोवैज्ञानिक मापन का उदाहरण है, जबकि वजन, लंबाई और आयतन मापना ये आपका भौतिक मापन के उदाहरण है। छठा प्रश्न, मापन की पहली शर्त क्या है? मापन की पहली शर्त है कि मापन जो है वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें या तो कोई चीज सही या तो गलत होती है, इसमें कोई चीज शुद्धता पूरी होती है, प्योरिटी 100% मानी जाती है, ठीक है, गलतियां कम होती हैं। सातवां प्रश्न, आकलन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परखना। आकलन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को परखना, कि कितना, कितने पानी में आंकना, किसी चीज को परखना, उसी को मापन कहते हैं। आकलन किस पर आधारित होता है? आकलन दोस्तों आधारित होता है आपके किस पर? तो ये शिक्षक के अनुभव और अवलोकन पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, आकलन का संबंध किससे है? तो आकलन का संबंध मापन और मूल्यांकन दोनों से है, क्योंकि मापन जो है मात्रा को बताता है और मूल्यांकन जो है क्वालिटी को बताता है, कि गुण को बताता है, ठीक है, और दोनों को मिलाकर के बनता है आकलन, जिससे निर्णय लिया जाता है। 10वां प्रश्न है, आकलन की प्रकृति कैसी होती है? समझ में आ रहा होगा चीजें आपको, मैं बोर्ड पर मतलब कि सामने नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि तीव्र गति से बता रहा हूँ। आकलन की प्रकृति यानी नेचर कैसा होता है? तो आकलन का नेचर दोस्तों मिश्रित होता है। आकलन में गुणात्मक और संख्यात्मक, यानी संख्यात्मक मान मापन आपको बताएगा, ठीक है, मापन संख्यात्मक मान बताता है और गुणात्मक मान कौन बताता है? ये आपका बताता है मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन, और इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? इन दोनों को मिला लेंगे तो बन जाएगा आकलन, ठीक है।
तो क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। प्रश्न है आकलन का क्षेत्र बताएं। आकलन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? आकलन का क्षेत्र दोस्तों विद्यालय की दीवार, ये आकलन का क्षेत्र नहीं है। पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक, ये आकलन के विषय क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, आकलन का परिणाम क्या होता है? आकलन का परिणाम दोस्तों होता है शैक्षिक निर्णय देता है आकलन। लास्ट में मापन और मूल्यांकन के आधार पर शैक्षिक निर्णय देने के लिए आकलन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में आकलन का मुख्य महत्व क्या है? शिक्षा में आकलन का मुख्य महत्व है शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है मापन, आकलन और मूल्यांकन में कौन पहले आता है? तो पहले दोस्तों कौन आता है? पहले आपका मापन आता है, पहले मापन आएगा, फिर मूल्यांकन होगा, फिर उसके बाद में आकलन होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मूल्यांकन का मुख्य कार्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य कार्य होता है दोस्तों आंकड़ों का विश्लेषण करना और निर्णय देना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, सतत शिक्षा यानी कि सस्टेनेबल एजुकेशन का क्या अर्थ है? कंटिन्यूअस एजुकेशन, ये दोस्तों जीवन भर चलने वाली शिक्षा होती है, लगातार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय के बाद में भी इसका जो है शिक्षा चलती रहती है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन से व्यापक शिक्षा का संबंध किससे होता है? व्यापक शिक्षा का संबंध सभी आयामों से, खास करके बौद्धिक, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, सभी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है सतत और व्यापक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सतत और व्यापक शिक्षा का लक्ष्य होता है दोस्तों क्या? सर्वांगीण विकास करना, सभी का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, सतत और व्यापक शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? ये शिक्षा दोस्तों समग्र और समावेशी शिक्षा होती है, सब कुछ इसमें समाहित होता है, सभी आयाम शामिल होते हैं, जीवन भर चलने वाली शिक्षा होती है, दोनों को मिला ले तो। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सतत और व्यापक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सतत और व्यापक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। इस तरीके से आपने बहुत सारी चीजों को समझ लिया। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए क्रैकर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से और आगे की वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट की आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।